हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरन्या कंपटीशन एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है कि इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम का तैयारी कराते हैं और ये हमारा यूट्यूब चैनल का दूसरा दिन है और हम लोग स्टार्ट किए हैं एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच, जिसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के एनसीईआरटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। आज एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच का दूसरा दिन है। पहला दिन हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी से स्टार्ट किए हैं और स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लास 12 तक के ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको पहला दिन ही बता दिया था कि सबसे पहले हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड 20 to 30 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज दूसरा दिन है। पहला दिन हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आज के दिन, आज के इस सेशन में हम लोग इस चैप्टर से एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं। 25 एमसीक्यू हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, द टर्म जोवियन प्लेनेट्स मेंशन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ जुपिटर लाइक प्लेनेट प्राइमरली रेफर टू देयर। सबसे पहले बताना है कि जोवियन प्लेनेट क्या होते हैं। सबसे पहले बताइए कि जोवियन प्लेनेट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे सौर मंडल में यानी कि सोलर सिस्टम दो टाइप के प्लेनेट होते हैं, एक इनर प्लेनेट और दूसरा आउटर प्लेनेट। तो जो आउटर प्लेनेट है उसको हम लोग जोवियन प्लेनेट के नाम से जानते हैं। तो आउटर प्लेनेट कौन कौन से हैं? तो जो पहला आउटर प्लेनेट है, जो पहला जोवियन प्लेनेट है वो है जुपिटर। क्या है? जुपिटर। दूसरा जो जोवियन प्लेनेट है वो है एस्टर्न। तीसरा है यूरेनस और फोर्थ नंबर है नेपच्यून। क्या है? नेपच्यून। ये जो 4 प्लेनेट हैं, ये जो 4 प्लेनेट हैं, इन 4 प्लेनेट को हम लोग जोवियन प्लेनेट बोलते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि जोवियन का मतलब क्या है। जो जोवियन है एक ग्रीक वर्ड जोव से आया है और ये जोव जुपिटर के लिए यूज किया जाता है। ये जोव जुपिटर के लिए यूज किया जाता है। और जो जोवियन प्लेनेट होते हैं ये मेनली गैसियस प्लेनेट होते हैं। ये गैसियस प्लेनेट होते हैं और इनका जो कोर होता है वो रॉकी होता है। इनका कोर कैसा होता है? रॉकी होता है। इनका कोर कैसा होता है? रॉकी होता है। यानी कि जोवियन प्लेनेट को हम लोग गैसियस प्लेनेट बोलते हैं। और ये कौन कौन से हैं? जुपिटर, एस्टर्न, यूरेनस और नेपच्यून से। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन सही है। द प्रॉक्सिमिटी टू द सन, यानी कि जोवियन प्लेनेट सन के नजदीक होते हैं? नहीं, जोवियन प्लेनेट सन के नजदीक नहीं होते हैं, सन से बहुत दूरी पे होते हैं। यानी कि पहला क्या है? गलत है। दूसरा देखो क्या है, द कंपोजिशन बीइंग लार्जली गैसियस, यानी कि जो जोवियन प्लेनेट का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? गैसियस होता है। और कौन कौन से गैस होते हैं? तो पहला होता है हाइड्रोजन और दूसरा गैस होता है हीलियम। यानी कि जोवियन प्लेनेट मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बने होते हैं। उनका जो कोर होता है रॉकी होता है और ओवरऑल जो जोवियन प्लेनेट का जो डेंसिटी होता है वो लोअर होता है। क्या होता है? लोअर होता है, क्योंकि गैसियस प्लेनेट है। दूसरा है द हाई सरफेस टेम्परेचर, इनका सरफेस टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये सन से बहुत दूर है तो इनका टेम्परेचर क्या है? लो रहता है। और लास्ट है द लैक ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि जोवियन प्लेनेट के पास जोवियन सैटेलाइट का कमी है। तो ये सारे ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी जोवियन प्लेनेट है उनके पास ज्यादा मात्रा में क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि मून है। आपको पता होगा कि जुपिटर के पास टोटल 97 मून है। जुपिटर के पास कितना मून है? तो 97 मून है। स्टर्न के पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम मून है वो है 247। इस वर्ष 2025 में हम लोग इसमें ऐड किए हैं 128 मून, तब जाकर के ये कितना बना? 274 मून है। किसके पास सबसे ज्यादा है? तो 274 मून है स्टर्न के पास। यूरेनस के पास है टोटल 29 और नेपच्यून के पास है 16। तो जितने जोवियन प्लेनेट है इनके पास जो मून है यानी कि जो नेचुरल सैटेलाइट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। सबसे ज्यादा किसके पास है? स्टर्न के पास। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप सीक्वेंस वाइज इन सारे जोवियन प्लेनेट को अरेंज करो जिसके पास मैक्सिमम सैटेलाइट है, यानी कि सबसे पहले मैक्सिमम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी कि सीक्वेंस वाइज क्या करना है? नंबर वाइज आपको इस जोवियन प्लेनेट को से क्या करना है? अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? स्टर्न, फिर आएगा जुपिटर, फिर आएगा यूरेनस, लास्ट में क्या आएगा? नेपच्यून। उसके बाद में बचा हमारे पास इनर प्लेनेट।
इनर प्लेनेट में जो पहला प्लेनेट है वो है मर्क्यूरी। कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के पास कितना मून है? तो 0। फिर उसके बाद आता है वेनस। वेनस के पास कितना मून है? तो 0। अर्थ के पास कितना मून है? 1। और मार्स के पास कितना मून है? वो है, मार्स के पास कितना मून है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर सही होगा। यानी कि जो जोवियन प्लेनेट होते हैं वो बने होते हैं गैस का। किसका बना होता है? गैस का। और मेनली कौन कौन से गैस होते हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस होते हैं। कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम गैस होते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में किसके पास सैटेलाइट है? तो 224 सैटेलाइट है सैटर्न के पास, 97 सैटेलाइट है जुपिटर के पास, 29 सैटेलाइट है यूरेनस के पास और 16 सैटेलाइट है नेपच्यून के पास। फिर उसके बाद 2 मार्स, 1 अर्थ और वेनस और मरकरी के पास एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, एक भी मून नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मून। मून के बारे में आपको बताना है। पहला जो स्टेटमेंट है कि मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। क्या मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है? तो हाँ, अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो कौन सा है? मून है। दूसरा है इट्स सरफेस इज डस्टी एंड कवर्ड विथ क्रेटर। इसका जो सरफेस है वो डस्टी है और इसके सरफेस पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्रेटर है। क्यों क्रेटर ज्यादा मात्रा में है? देखो, मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। क्योंकि मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो जो भी मेटवाइट्स यानी कि मेट्योर मून के एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर है नहीं। जब मून के तरफ आता है तो उसको रोकने के लिए कोई भी तरीका, कोई भी टेक्निक अवेलेबल नहीं है। तो वो मेट्योर डायरेक्ट आकर के मून के सरफेस पे टकराते हैं और टकराने के बाद वहां पे जो क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है क्रेटर। यानी कि मून का जो सरफेस है वो डस्टी है और क्रेटर है। डस्टी है हम लोग को कैसे पता चला? तो आप लोगों ने जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, जब रोवर वहां पे लैंड हुआ तो उसके रोवर के जो व्हील पे यानी कि चक्का पे हमारा नेशनल एम्ब्लेम, जो अशोक का जो एम्ब्लेम था, वो एम्ब्लेम क्या हुआ था? इम्प्रिंट किया गया था। जब वो रोवर मून के सरफेस पे चला, वही एम्ब्लेम फिर इम्प्रिंट हुआ कहाँ पे? मून के सरफेस पे। यानी कि मून के सरफेस पे हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है वो वहां पे अभी भी मौजूद है। वो लगभग सालों साल वैसे ही क्या रहेगा? मौजूद रहेगा, क्योंकि वहां पे उसको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ भी चीज अवेलेबल नहीं है। तो मून का जो सरफेस है वो डस्टी है और स्नो से कवर्ड है। सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? इट डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर। मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे साउंड भी ट्रेवल नहीं कर सकता है, क्योंकि जब साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है और वहां पे मीडियम अवेलेबल नहीं है, इसलिए साउंड वहां पे ट्रेवल नहीं करेगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर 1 2 3 ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट। जितने भी स्टेटमेंट है वो क्या है? सही है, क्योंकि मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। मून का जो सरफेस पे बहुत सारे क्या है? क्रेटर है और उनका सरफेस डस्टी है और मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट रीजन फॉर द फैक्ट दैट द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। यानी आपको बताना है कि कौन कौन से रीजन है जिसके कारण अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है और दूसरे प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहला दिन जब आप उस वीडियो को देखिएगा, मैंने पहला दिन ही बताया था कि जो हमारा अर्थ है वो सन के हैबिटेबल जोन में, क्या हैबिटेबल जोन में हैबिटेबल जोन, या इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डी लॉक। ठीक, यानी कि जो हमारा अर्थ है वो सन के हैबिटेबल जोन और गोल्डी लॉक जोन में एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। क्यों? देखो, अर्थ एक उस पोजीशन पे है सन से जहां पे वाटर लिक्विड स्टेज में एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि अगर टेम्परेचर होगा तो लिक्विड होगा भी तो होगा, रहेगा भी तो क्या हो जाएगा? वेपोराइज हो जाएगा। तो वहां पे वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरा, वहां पे टेम्परेचर नॉर्मल है। और तीसरा, वहां पे उसका अपना एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ पर वाटर इन अ लिक्विड स्टेज क्या कर सकता है? एग्जिस्ट करता है। अर्थ पे टेम्परेचर नॉर्मल है और अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर है जो सन के हार्मफुल रेडिएशन से हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। ठीक, सबसे पहले है इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लेनेट। जो अर्थ है वो इनर प्लेनेट में सबसे बड़ा है, तो नहीं। दूसरा, इट हैज ए फेवरेबल टेम्परेचर रेंज, वाटर एंड ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी कि अर्थ के पास फेवरेबल टेम्परेचर है, वाटर है और ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर है। यानी कि बी नंबर हमारा क्या है? सही आंसर, सही ऑप्शन है। बी नंबर क्या है? सही ऑप्शन है। क्या है? फेवरेबल टेम्परेचर, वाटर और ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है इट इज द ओनली प्लेनेट विथ अ नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास नेचुरल सैटेलाइट है।
ऑप्शन भी गलत है, और होगा भी तो नेचुरल सेटेलाइट के कारण थोड़े ना अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। ठीक, अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल टेम्परेचर है, वाटर इन अ लिक्विड स्टेज एग्जिस्ट करता है, और ब्लैंकेट ऑफ एटमोस्फेयर। तो हमारा बी नंबर क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपीयर टू फॉर्म अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। हमने आपको बताया है कि जो ग्रुप ऑफ स्टार अगर वो डिफिनिट शेप, डिफिनिट पैटर्न बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तब आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक कॉन्स्टिलेशन नहीं है, इनमें से कौन सा एक कॉन्स्टिलेशन नहीं है। तो हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, क्या इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है, ये टोटल 88 कॉन्स्टिलेशन को रिकॉग्नाइज किया है। कितना, 88 कॉन्स्टिलेशन को रिकॉग्नाइज किया है, और हमने उस वीडियो में बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन का नाम दिया हुआ है। ठीक, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कॉन्स्टिलेशन नहीं है, कौन सा एक कॉन्स्टिलेशन नहीं है। तो कॉन्स्टिलेशन नहीं है साइरस, SIRIUS। ये जो साइरस है ये एक स्टार है, क्या ये एक स्टार है, ये एक कॉन्स्टिलेशन नहीं है। उसके बाद उर्सा मेजर है, उर्सा माइनर है, ओरियन है, कैसोपिया है, फिर उसके बाद कैप्रिकॉन है, उसके बाद स्कॉर्पियन है, लियो है, जेमिनी है, ये सारे क्या है, कॉन्स्टिलेशन है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन यानी कि सिरस है, साइरस है, वो एक कॉन्स्टिलेशन नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक स्टार है। क्या है, एक स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, द सन इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ व्हिच 2 गैस, यानी कि सन कौन से 2 गैस से बना हुआ है। तो हमने अभी भी कुछ देर पहले बताया था, वो है हाइड्रोजन और हीलियम। एक बार फिर से सुन लो, सन के कोर में, ये सन है और सन का कोर है सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इस न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। जब ये हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है उस टाइम बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होता है। किसके कारण, तो हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक, तो सन है एक गैस का गोला है, हॉट गैस का गोला है, उसमें जो गैसेज हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम है। लगभग 74% के आसपास हाइड्रोजन है और उसके बाद जो बचेगा वो हीलियम है। ठीक, सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और उस कन्वर्जन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी यानी कि हीट और लाइट एनर्जी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो मेनली कौन कौन से गैस होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोलर सिस्टम द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, बताना है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किस ऑर्बिट के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो हमने आपको बताया था जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एक साइड मार्स है, दूसरा साइड जुपिटर है और बीच में हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट आया कहां से, जब यूनिवर्स का निर्माण हो रहा था तो छोटे छोटे और कुछ मीडियम साइज के जो रॉकी और मेटेलिक जो स्टोन्स हैं, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, वो उसके चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिट करते हैं सन को, उसको हम लोग एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। यहाँ पे बिलियंस ऑफ क्या है, एस्ट्रॉयड है जो सन का चक्कर लगाता है। किसके ऑर्बिट में अवेलेबल है, मार्स और जुपिटर के बीच में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ड प्लेनेट्स हैज इट्स ऑरिजिन इन अ ग्रीक वर्ड मीनिंग, जो प्लेनेट वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है। अब आपको बताओ कि ग्रीक वर्ड में प्लेनेट का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड में प्लेनेट्स का मतलब क्या होता है। तो जो ग्रीक के एस्ट्रोनॉमर थे, जब वो सेलेस्टियल बॉडीज का जो अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि हमारी स्पेस में, हमारे आकाश में कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडी हैं जो लाइट करते हैं यानी कि चमकते हैं, लेकिन वो एक फिक्स प्लेस पे नहीं है, वो घूमते रहते हैं। आपको पता है कि स्टार, जैसे कि सन भी एक स्टार है और भी बहुत सारे स्टार हैं, ये जो स्टार है वो एक फिक्स पोजीशन पे रहता है। स्टार फिक्स पोजीशन पे है, सन फिक्स पोजीशन पे है और उसके चारों तरफ जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। वैसे ही प्लेनेट है, प्लेनेट रात में चमकता है, जैसे कि मून चमकता है, वैसे प्लेनेट भी चमकते हैं। लेकिन ये जो प्लेनेट्स हैं घूमते रहते हैं।
घूमते रहते हैं। इसलिए जो ग्रीक के एस्ट्रोनॉमर हैं उस प्लेनेट्स का जो मतलब निकाले, मतलब था वेंडरिंग स्टार। क्या है? वेंडरिंग स्टार। ऐसा स्टार जो फिक्स नहीं है, फिक्स पोजीशन पे नहीं है, क्या करते रहता है? घूमते रहता है। इसलिए प्लेनेट्स को क्या नाम से बुलाने लगे? वेंडरिंग स्टार के नाम से बुलाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट मेटियोर फ्रॉम मेटियोराइट्स? मेटियोराइट और मेटियोर में क्या डिफरेंस है? 3 वर्ड हमने पहला दिन आपको बताया था। मेटियोराइट लास्ट में डी है, फिर मेटियोर और लास्ट में मेटियोराइट। जब एक मीडियम साइज रॉकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सन का चक्कर लगा रहा होता है उस टाइम उसको हम लोग बोलते हैं मेटियोर्स, मेटियोराइट्स। क्या बोलते हैं? मेटियोराइट्स। लेकिन जब वही मेटियोराइट्स अपने उस ऑर्बिट से भटक करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, जब मेटियोराइट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो उसको हम लोग मेटियोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटियोर बोलते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर हैं, बहुत सारे डिफरेंट गैस और डस्ट से मिलकर बना हुआ है। जब ये मेटियोर हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो हमारे एटमॉस्फेयर के साथ इसमें फ्रिक्शन होता है। जब फ्रिक्शन होता है तो गर्म होता है, गर्म होता है तो आग लगता है। आग को अगर ये सर्वाइव कर पाया, तो अगर सर्वाइव कर पाया तो ये आकर के हमारे अर्थ के सरफेस पे गिरेगा, और जैसे ही आके अर्थ के सरफेस पे गिरेगा उस टाइम उसको हम लोग किस नाम से बुलाएंगे? मेटियोराइट के नाम से बुलाएंगे। किस नाम से? मेटियोराइट के नाम से बुलाएंगे। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है अ मेटियोर इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इन स्पेस व्हाइल मेटियोराइट इज व्हाट रीच द अर्थ सरफेस। यही तो सही है। मेटियोर क्या है? तो मेटियोर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में है। और जैसे ही ये मेटियोर हमारे अर्थ के सरफेस पे पहुंचा तो क्या बना? मेटियोराइट बना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द अर्थ अपीयर ब्लू ग्रीन फ्रॉम द स्पेस? ब्लू ग्रीन यानी कि अर्थ को जब हम लोग स्पेस से देखेंगे, मान लो कि हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपने अर्थ को देखेंगे, अर्थ कैसा अपीयर होगा? तो अर्थ पे बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर है, तो सबसे पहले वाटर है जिसके कारण ब्लू दिखाई देगा। हमारे पास लैंड मास भी है, बहुत सारे ज्यादा मात्रा में फॉरेस्ट भी है, तो ग्रीन भी दिखाई देगा। तो क्यों दिखाई देगा? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द वाटर एंड लैंड मास। क्या है? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द वाटर एंड फ्रॉम द लैंड मास। तो वाटर और लैंड मास के कारण जो हमारा अर्थ है स्पेस से ब्लू और ग्रीन फॉर्म में क्या होता है? दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोल स्टार which indicate the north direction is indicated close to the direction of the axis of rotation of the earth is a part of which constellation? सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो नॉर्थ स्टार है, जो पोल स्टार है वो कौन से कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है। पोल स्टार है जो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, यानी कि जब आप अपने घर से छत पे जाइए, अगर खुला आसमान है वहां पे देखिए कि क्या नॉर्थ में कोई एक स्टार है जो बहुत ज्यादा चमक रहा है, बहुत ज्यादा ब्राइट कर रहा है। अगर वो ब्राइट है तो मान लीजिए कि वो क्या है? बोलो, पोल स्टार। लेकिन ये पोल स्टार किस कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है? ये है उर्सा माइनर का, लिटिल बियर का पार्ट है। किस पैटर्न में आता है कॉन्स्टिलेशन पता है? या ग्रुप ऑफ स्टार टू फॉर्म अ डिफिनिट पैटर्न। देखो दिखाई दे रहा है, ग्रुप ऑफ स्टार टू फॉर्म अ डिफिनिट पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब ये वाला जो लास्ट वाला आपको जो स्टार दिखाई रहा है, इस स्टार को हम लोग बोलते हैं पोलेरिस। और ये जो पोलेरिस है इसी को हम लोग पोल स्टार के नाम से जानते हैं, तो पोल स्टार किस कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है? तो उर्सा माइनर का पार्ट है। किसका? उर्सा माइनर का पार्ट है। चलो नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्लेनेट इन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन? यानी कि सन से डिस्टेंस वाइज कौन कौन से प्लेनेट है उसको आपको बताना है कि ये कौन से करेक्ट सीक्वेंस में अवेलेबल है। तो सन के सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट है? मरकरी। उसके बाद कौन सा है? वेनस। उसके बाद कौन सा है? अर्थ। फिर क्या है? मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो अर्थ के सबसे नजदीक मार्स है और सबसे दूर नेपच्यून है। उसके बाद मर्क्यूरी से क्या है? वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। यानी कि पहला ऑप्शन क्या है हमारा? सही ऑप्शन है। कभी कभी ये अरेंज करने के लिए एग्जाम में आ जाता है, जैसे कि हम लोग बोले हैं कि प्लेनेट को अकॉर्डिंग टू देयर मून, यानी कि किसके पास ज्यादा मून है, किसके पास कम मून है, उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करो। तो सबसे ज्यादा किसके पास मून है? तो स्टर्न के पास टोटल कितना मून है? 224। उसके बाद किसके पास है? यूरेनस के पास, नहीं, जुपिटर के पास टोटल 97 मून है। यूरेनस के पास 29 और नेपच्यून के पास 16 मून है। मार्स के पास 2, अर्थ के पास 1, वेनस के पास 0, मर्क्यूरी के पास 0। तो ये सीक्वेंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो
अगर पूछे कि आप प्लेनेट को सीक्वेंस वाइज क्या करो, अरेंज करो कि सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट है और सबसे दूर कौन सा प्लेनेट है, तो सन के सबसे नजदीक प्लेनेट कौन सा है, मर्क्यूरी, उसके बाद वेनस, फिर उसके बाद है अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, स्टर्न, फिर उसके बाद यूरेनस और लास्ट में है नेपच्यून। नेपच्यून अगर आपसे पूछा जाए कि इन प्लेनेट को अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ सैटेलाइट अरेंज करो, तो सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट स्टर्न के पास है 224, उसके बाद जुपिटर के पास है 97, उसके बाद यूरेनस के पास है 29, फिर है नेपच्यून के पास 16, मार्स के पास 2, अर्थ के पास 1 और वेनस के पास 0, मर्क्यूरी के पास 0। तो ये भी अरेंज करने के लिए आपको आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड। यानी कि जब अर्थ सन का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, एक चक्कर लगाएगा सन का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, किस नाम से जानते हैं। ठीक, देखो आराम से पढ़िए आप लोग, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। जब भी आप वीडियो देखें, 2 दिन बाद देखें, 3 दिन बाद देखें, महीना दिन बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया या समझ में नहीं आया। नहीं आया तो फिर से हम लोग प्रयास करेंगे कि क्या नहीं समझ में आया है उसको बताया जाएगा। ठीक है, जो भी टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आपको बताना है कि अर्थ जब सन का एक चक्कर कंप्लीट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो, पहला है लूनर। तो लूनर जो वर्ड है वो मून से एसोसिएटेड है। किससे? मून से। जब मून क्या, जब मून अर्थ का एक चक्कर लगाता है तो उसको बोलते हैं लूनर मंथ। क्या, जब मून अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट करता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लूनर मंथ। फिर हुआ सोलर डे। सोलर डे क्या होता है, जब अर्थ क्या, जब अर्थ अपने एक्सिस पे एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है, एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है, जैसे कि 24 आवर में कंप्लीट अपना रोटेशन अपने एक्सिस पे कंप्लीट करता है, तो उसको सोलर डे बोलते हैं। यानी कि अर्थ जब अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, सोलर डे। अब आया साइड्रियल डे, साइड्रियल ईयर। क्या है, साइड्रियल ईयर। साइड्रियल ईयर क्या होता है कि जब अर्थ सन का एक चक्कर कंप्लीट करता है, और अर्थ सन का एक चक्कर कितना दिन में कंप्लीट करता है, लगभग 365 डे में। कितना, लगभग 365 डे में अर्थ है जो सन का एक चक्कर कंप्लीट करता है, और उस चक्कर कंप्लीट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड्रियल ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइड्रियल ईयर। यानी कि एक साइड्रियल ईयर में कितना डे होता है, तो 365 डे होता है। वन साइड्रियल डे में, साइड्रियल ईयर में, वन साइड्रियल ईयर में कितना डे होता है, तो 365 डे होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। 3 नंबर हमारा क्या है, सही आंसर है। लाइट ईयर क्या है, तो एक साल में यानी कि 365 डे में लाइट कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक, तो लूनर मंथ क्या होता है, जब मून अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, जो कितना दिन में करता है, लगभग 29 डे में करता है। मून अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कितना दिन में कंप्लीट करता है, तो 29 डे में। कितना में, 29 डे में। सोलर डे क्या होता है, जब अर्थ अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करता है, वो कंप्लीट करता है 24 आवर में, उसको हम लोग सोलर डे बोलते हैं। साइड्रियल ईयर बोलते हैं जब अर्थ 365 डे में मून सन का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, सन का एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइड्रियल ईयर। क्या बोलते हैं, साइड्रियल ईयर। जो कितना दिन में लगाता है, तो 365 डे में लगाता है। कितना दिन में, तो 365 डे में। कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, लूनर मंथ क्या होता है, द टाइम इट टेक फॉर द मंथ टू कंप्लीट वन फुल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। यानी कि अर्थ के अराउंड एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लूनर, क्या, लूनर मंथ। यानी कितना दिन का होता है, 29.5 डे का। सोलर डे क्या होता है, द टाइम इट टेक फॉर द अर्थ टू रोटेट। यानी कि अर्थ जो अपने एक्सिस पे एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर डे। जो कितना दिन में कंप्लीट करता है, तो 24 डे में कंप्लीट करता है। साइड्रियल ईयर क्या होता है, द सन यानी कि जो अर्थ है, सन का जो एक चक्कर लगाता है, वो एक चक्कर 365.6 डे में लगाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड्रियल ईयर बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वन साइड्रियल ईयर में कितना डे होता है, तो 365 डे होता है। और लाइट ईयर क्या होता है, द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। यानी कि एक ईयर में, 1 ईयर में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वही होता है लाइट ईयर। और लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलो। कितना, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर क्या होता है, लाइट ईयर। अब क्या है, अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी विच सेलेस्टियल बॉडी इज डिस्क्राइब एज अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस। कि कौन से सेलेस्टियल बॉडी को हम लोग
क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट बोलते हैं। आप कभी इमेजिन किए हैं कि ये जो हमारा स्टार है, इसका जन्म कहाँ होता है, इसका जन्म स्थली कहाँ है? तो हमारे स्पेस में एक क्लाउड है, वो क्लाउड गैस और डस्ट से मिलके बना हुआ है। क्या? वो क्लाउड गैस और डस्ट से मिलके बना हुआ है। जब स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण ये क्लाउड और डस्ट एक साथ आते हैं तो वहां पे स्टार का निर्माण होता है, और उस क्लाउड को हम लोग कुछ और नहीं, नेबुला बोलते हैं, जो इस शेप का होता है। ये फिगर आप लोग देखिए ध्यान से, ठीक? तो ये क्या है? नेबुला है। पार्कर जो टेलीस्कोप है जो नासा ने लॉन्च किया था, उसी के द्वारा लिया गया ये इमेज, उसी के द्वारा लिया गया ये इमेज। कोई दिक्कत है? तो नेबुला क्या होता है? तो नेबुला गैस और डस्ट का एक क्लाउड है, जो नॉर्मल क्लाउड हम लोग देखते हैं उससे डिफरेंट है। इसे क्या है? गैस और डस्ट से मिला हुआ एक क्लाउड है, एक क्लाउड है जहां पे स्टार का जन्म होता है। स्टार का क्या होता है? जन्म होता है। जब ये गैस और डस्ट दोनों एक साथ आते हैं ग्रेविटी के कारण, वहीं पे क्या होता है? स्टार का निर्माण होता है। अगर कोई पूछे तो बर्थ प्लेस ऑफ स्टार क्या है, तो नेबुला है। यहाँ पे भी सही आंसर क्या है? नेबुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिनन where we see the different shape of the visible part of the moon each night is known as, यानी कि जब आप आसमान में, आकाश में मून को देखते हैं तो अलग अलग दिन मून का डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट डे डिफरेंट शेप होता है। ये शेप चेंज होता है, इसका फेज होता है 29 टू 30 डे का, 29 टू 30 डे का, जो अर्थ का एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करता है। जैसे कि आपको जैसे कि आपको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम का हेड कौन है? सन है। यह है सन। सन का चक्कर लगाने वाला क्या है? सन का चक्कर लगाने वाला है हमारा प्यारा अर्थ, हमारी धरती माँ। सन का चक्कर लगाने वाली कौन है? धरती माँ। ये मान लो हमारा अर्थ है, और अर्थ का चक्कर कौन लगाता है? मून। अर्थ का चक्कर कौन लगाता है? मून। अब देखो, मून जब सन को तो अपने फिक्स पोजीशन पे है, अर्थ का भी इस पोजीशन चेंज होता है, मून का भी पोजीशन चेंज होता है। लेकिन मून का जो अपने एक्सिस पे रोटेशन और अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्यूशन दोनों लगभग सेम होता है। यानी कि मून अपने एक्सिस पे एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करता है 27.3 आवर में। कितना में? 27.3 डे में, सॉरी 27.3 डे में। और जो मून है वो अर्थ का एक कंप्लीट चक्कर लगाता है 27.3 डे में। दोनों क्या है? सेम है। इसलिए हम लोग केवल मून का एक ही फेस को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। मून का हम लोग केवल और केवल एक ही फेस को हम लोग देख पाते हैं। लेकिन ये वो चेंज ऑफ पोजीशन, जब मून का पोजीशन चेंज होता है उसके कारण मून का डिफरेंट डिफरेंट शेप आता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेज ऑफ मून। क्या बोलते हैं? फेजेज ऑफ मून। जिसमें हम लोग मून का कभी कंप्लीट मून देखते हैं तो कभी मून दिखाई ही नहीं देता है, कभी हाफ दिखाई देता है तो कभी थोड़ा सा दिखाई देता है। वो किसके कारण होता है? तो उसके डिफरेंट पोजीशन के कारण, और उसको क्या बोलते हैं? फेजेज ऑफ मून बोलते हैं। नेक्स्ट आओ, द वेनस कंसिडर्ड द अर्थ ट्विन। वेनस को अर्थ का ट्विन्स कंसिडर किया जाता है। वेनस को अर्थ का ट्विन्स कंसिडर किया जाता है। अब आप बताइए क्यों वेनस को अर्थ का ट्विन्स क्यों कंसिडर किया जाता है? कमेंट सेक्शन में आप इसको कमेंट कीजिए, बताइए कि वेनस को अर्थ का ट्विन्स क्यों बोलते हैं। वेनस को अर्थ का ट्विन्स क्यों बोलते हैं? जल्दी बताइए कि वेनस को अर्थ का ट्विन्स क्यों बोलते हैं? वेनस को अर्थ का ट्विन्स क्यों? क्योंकि जो वेनस का शेप है और साइज है वो अर्थ के सिमिलर है। क्योंकि वेनस का जो साइज है और शेप है वो अर्थ का सिमिलर है। आपको पता होना चाहिए कि अर्थ क्या कहलाता है। जो वेनस है उसके एटमॉस्फेयर में CO2 और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, कहाँ पे? तो वेनस के एटमॉस्फेयर में CO2 और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में है। यानी कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही टॉक्सिक है, इसलिए वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक, इनमें से कौन सा सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है? इनमें से कौन सा सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है? हम लोगों ने कल ही पढ़ा है, एस्ट्रॉयड है जो सन का चक्कर लगाता है तो सोलर सिस्टम का मेंबर है। सैटेलाइट यानी कि मून अर्थ का चक्कर लगाता है, ये भी क्या है? हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट है। मेटियोर्स ये भी सन का चक्कर लगाता है, ये भी क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। और हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट जो नहीं है वो है नेबुला। यानी कि नेबुला हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। नेबुला हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, नेबुला।
20 नंबर, द मिल्की वे गैलेक्सी इज डिस्क्राइब्ड इन द एनसीईआरटी एज, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी क्या होता है। हमने आपको पिछले क्लास में बताया है कि गैलेक्सी क्या होते हैं। गैलेक्सी यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे कि हम लोग बिल्डिंग बनाने के लिए छोटे छोटे ईंटे का यूज करते हैं, ईंटों का यूज करते हैं, वैसे ही अगर हमें यूनिवर्स का निर्माण करना है तो बहुत ज्यादा मात्रा में हमें गैलेक्सी चाहिए। हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सी है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी है, छोटे छोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े गैलेक्सी हैं। तो हम लोग किस गैलेक्सी का पार्ट है, तो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। गैलेक्सी का डिफरेंट डिफरेंट शेप है। एक होता है स्पाइरल गैलेक्सी, एक होता है इलिप्टिकल गैलेक्सी, दूसरा होता है इरेगुलर शेप्ड गैलेक्सी। ठीक, हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी वो स्पाइरल शेप में है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसका हेड सन है वो मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है। वो भी हम मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में नहीं, कहीं बाउंड्री पे एग्जिस्ट, कहीं बाउंड्री पे एग्जिस्ट करते हैं। मान लो कि ये सन है और यहाँ पे हमारा डिफरेंट डिफरेंट क्या है, सैटेलाइट है, जो क्या करता है, गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। जब आप क्लियर नाइट स्काई में जब देखोगे तो एक मिल्क जैसा क्लाउड आपको दिखाई देगा, जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में स्टार दिखाई देते हैं। वहां पे स्टार का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है अगले पोजीशन के मुताबिक। वो जो क्लाउड है, जो व्हाइट कलर का जो क्लाउड है आकाश में, एकदम क्लियर नाइट स्काई में एकदम पूरा चमकता हुआ, जहां पे बहुत टिम टिम स्टार चमकते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं, वहां पे आपको एक क्लाउड दिखाई देगा। वो क्लाउड क्या है, तो मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है। क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्पाइरल गैलेक्सी विथ ब्राइट सेंट्रल कोर एंड कर्व्ड आर्म, तो कोई दिक्कत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्पाइरल शेप गैलेक्सी विथ ब्राइट सेंट्रल कोर एंड कर्व्ड आर्म। 20 का पहला आंसर, पहला ऑप्शन है ए, वो क्या है, सही आंसर है। तो गैलेक्सी क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स होते हैं, और हमारा जो गैलेक्सी होता है, गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, और मिल्की वे गैलेक्सी के हम लोग एक आउटर आर्म पे क्या करते हैं, हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब क्या है, द जियोइड शेप ऑफ द अर्थ, क्या है, द जियोइड शेप ऑफ द अर्थ रेफर टू इट्स स्लाइटली फ्लैटेंड शेप एट द पोल एंड ब्लजिंग एट द इक्वेटर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। यानी कि जो अर्थ का जियोइड शेप है, तो जियोइड शेप कैसा होता है, तो पोल पे थोड़ा सा ब्लज्ड होता है, सॉरी पोल पे थोड़ा फ्लैट होता है, और इक्वेटर पे थोड़ा सा ब्लज होता है। ये इक्वेटर है, यहाँ पे ये इक्वेटर होता है, ये पोल होता है, तो पोल पे थोड़ा सा चिपटा होता है, और पोल इक्वेटर पे क्या होता है, ब्लज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा। नेक्स्ट नंबर क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजंस दैट यूरेनस इज नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई फ्रॉम द अर्थ। तो हम नंगी आंखों से अर्थ को नहीं देख, इसको यूरेनस को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि अर्थ से यूरेनस का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, जिसके कारण हम लोग यूरेनस को नहीं देख पाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, द सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मच लार्जर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है एक बहुत ही बड़े लार्जर सिस्टम का पार्ट है। उस सिस्टम का क्या नाम है, तो हम लोग अभी बताए हैं, जो हमारा यूनिवर्स है वो गैलेक्सी से बना होता है, और गैलेक्सी में ही हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो कौन सा गैलेक्सी है, तो मिल्की वे गैलेक्सी है, और मिल्की वे गैलेक्सी के कहीं आउटर आर्म पे हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है एग्जिस्ट करता है, और हमारे सोलर सिस्टम का हेड सन है। तो सोलर सिस्टम किस लार्जर सिस्टम का पार्ट होता है, तो मिल्की वे गैलेक्सी का। किसका, तो मिल्की वे गैलेक्सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सन इज इनकरेक्ट। ठीक, सन से रिगार्डिंग इसमें से कौन से ऑप्शन है जो गलत है। ठीक, पहला ऑप्शन है, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट। क्या, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट फॉर द सोलर सिस्टम। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का जो अल्टीमेट जो हीट का और लाइट का जो सोर्स है वो सन है, तो सही ऑप्शन है, ये गलत नहीं है, यानी कि सही है। नेक्स्ट आते हैं, इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैस। सही है, यानी कि जो सन है हॉट गैस से बना हुआ है, और वो हॉट गैस कौन सा है, हाइड्रोजन और हीलियम है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, इट इज द लार्जेस्ट स्टार इन द मिल्की वे गैलेक्सी। यही आ गया, गलत हो गया। हमारा जो सन है वो हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टार है। क्या, जो हमारा सन है हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टार है, लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा स्टार यू स्कूटी है। क्या है, यू स्कूटी है, या यूवी कर बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लीजिएगा, यूवी स्कूटी है, जो हमारे अर्थ से 9500 लाइट ईयर क्या है, दूर है। तो सबसे बड़ा स्टार हमारा गैलेक्सी का, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा स्टार कौन है, तो यूवी स्कूटी है, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी नहीं है, यानी कि इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन सी है। तो आंसर क्या होगा हमारा, 3 नंबर। आंसर क्या होगा, 3 नंबर। लास्ट ऑप्शन देख लो क्या है, इट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सही है, क्योंकि हमारा जो सन है सोलर सिस्टम का हेड है वो कहाँ पे है, बीच में।
नेक्स्ट 22, इंडियाज मंगलयान मिशन वाज सेंट टू व्हिच प्लेनेट। आपको बताना है कि इंडिया का जो मंगलयान मिशन है वो किस प्लेनेट पे भेजा गया, वेनस पे, मरकरी पे, जुपिटर पे या मार्स पे। तो हिंदी में हम लोग मंगल ग्रह किसको बोलते हैं, तो मार्स को। किसको बोलते हैं, मार्स को। यानी कि मंगलयान कहाँ भेजा गया, मार्स पे भेजा गया। मंगलयान कहाँ भेजा गया, मार्स पे भेजा गया। कब भेजा गया, 2013 में भेजा गया। और इस मिशन का क्या नाम था, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम। शॉर्ट में क्या याद कीजिएगा, मॉम। क्या, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मॉम 2013 में हम लोग क्या किए हैं, मंगलयान को भेजे हैं। ये मिशन को हम लोग क्या किए हैं, सक्सेसफुली अचीव किए हैं। नेक्स्ट आप 23 नंबर क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। यानी कि अर्थ अपने एक्सिस पे जो रोटेशन एक कंप्लीट करता है तो कितना आवर में करता है, तो 24 आवर में करता है। कितना आवर में करता है, 24 आवर में करता है। ठीक, और इसी रोटेशन के कारण अर्थ पे क्या होता है, डे और नाइट होता है। अर्थ पे डे और नाइट किसके कारण होता है, रोटेशन के कारण। किसके कारण, रोटेशन के कारण। कहाँ पे, तो अपने एक्सिस पे। कहाँ पे, एक्सिस पे। यानी कि अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है 24 आवर में, उसी के कारण दिन और रात होता है। उसी के कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट्स हैव रिंग्स अराउंड देम। देखो जितने भी जोवियन प्लैनेट है, जितने भी जोवियन प्लैनेट हैं उनके पास रिंग है, लेकिन सबका रिंग हमें दिखाई नहीं देता है। किसी का रिंग बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत ज्यादा है, डेंसिटी में भी बहुत बड़ा भी है, तो हम लोग देख पाते हैं, वो है सैटर्न एंड यूरेनस। देखो पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, जुपिटर जोवियन प्लैनेट के पास तो है, लेकिन इसमें पहला जुपिटर है जो सही है, सही वर्ड है, लेकिन मार्स जोवियन प्लैनेट नहीं है और इसके पास कोई भी रिंग नहीं है, इसलिए पहला गलत है। दूसरा अर्थ है, वेनस है, गलत है। तीसरा नेपच्यून है, मरकरी है, मरकरी के पास नहीं है, नेपच्यून के पास है। और यहाँ पे देखो सैटर्न और यूरेनस दोनों के पास रिंग है, तो 3 नंबर हमारा सही ऑप्शन होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी स्टेट दैट द फुल मून नाइट ऑकर रफली एवरी 30 डे। यानी कि जो फुल मून जो नाइट होता है वो 30 डे के पीरियड पे होता है। फुल मून नाइट क्या होता है, 30 डे के पीरियड पे होता है। अब देखो हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको डिटेल में जानकारी रखना बनता है, जैसे कि सन के बारे में, स्टार के बारे में, ब्लैक होल के बारे में, मून के बारे में, इन लोगों के बारे में जानकारी रखना बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग सेपरेट सबके लिए वीडियो ले आएंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक हम लोग का अपना एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन बैच है वो चलता रहेगा। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगला दिन, वो है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। वहाँ पे हम लोग डिफरेंट कंट्री में कितना टाइम हो रहा है, कौन सा कंट्री कहाँ पे लोकेशन है, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।